हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, मेरी बला तेरे सर का दूसरा भाग। एंथनी के पास पल पल की रिपोर्ट पहुंच रही थी। तो मामला गंभीर है। एक मासूम बच्चे की हत्या हुई है प्रिंस। हत्यारे को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन हत्यारा कौन है पहले इस बात की छानबीन कर लेनी चाहिए, ताकि कोई निर्दोष कत्ले की सजा ना पा पाए। चाची ललिता खुराना के चेहरे पर चाचा का नाम लेते समय ढेरों नफरत थी। वो जो खुद तेरा चाचा कहता है, वो अजय खुराना, हाँ वही कर सकता है तेरी हत्या बेटा। सबसे पहले मैं तुझे वो कारण बताती हूँ कि वो तेरी हत्या क्यों करना चाहता था। कारण है हमारा बेटा मोहित, जो अभी तेरी ही उम्र का है। मगर अधिकार एक ऐसा जुनून है जो उम्र के फासले नहीं देखता। अधिकार के इसी जुनून ने कैकई के हाथों भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास करवाया था। तेरा चाचा जानता था कि एक दिन तुम और मोहित साथ साथ ही बड़े होगे। तब बड़े होने के नाते फैक्ट्री के चेयरमैन की कुर्सी पर तुम्हें ही बैठाया जाता। तुम्हारे चाचा को ये गवारा न था। ये चिंता उन्हें अक्सर परेशान करती थी। मुझे उस कोशिश के बारे में बताओ चाची, जो चाचा ने मुझे मारने की थी। हाँ, वो एक ऐसी प्लानिंग थी जिसमें अगर तुम मारे जाते तो किसी को पता भी ना चलता कि तुम्हारी हत्या की गई है। तुम्हें याद होगा, रूपनगर में कुछ दिनों पहले एक बस रॉबरी हुई थी। कोई अपनी जगह से ना हिले, डोंट मूव। और तू बस को चुपचाप चलाता रह, वरना मेरी गन चल गई तो तू चल बसेगा। लुटेरों ने जमकर बस को लूटा, जमकर हिंसा की। पर्स छुपाता है हरामखोर। क्यों बे, क्या है तेरे पास? तेरे बाप ने जेब खर्च तो तुझे भी दिया ही होगा, तू वही ला। अबे लाज, जल्दी जेब खाली कर। और तुम जैसे मौके की तलाश में थे। ताक! तुम्हारे चाचा तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानते थे कि कायरता तुम्हें जरा भी बर्दाश्त नहीं। तुम्हारे कैरेक्टर की इसी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ये योजना बुनी गई थी। ठोक दे, डाल दे उसे वहीं पर। वो सफर तुम्हारा अंतिम सफर साबित होता, लेकिन ईश्वर के भेजे दूत की तरह वहां आ पहुंचा वह कौआ। काव काव, उफ, ये कौआ चलती बस में कहां से आ गया? और कहते हैं रात में जहां पर कौआ आता है वहां पर एक मुर्दा भी आता है। इस मुर्दे को एंथनी कहते हैं। था था, अब तुम ठोके और डाले जाओगे। था था, तूने सुना नहीं था जब मैंने अपना परिचय दिया था? एंथनी एक अजूबा था, कुदरत का भेजा हुआ मुर्दा फरिश्ता। बहुत कम लोगों ने इसे देखा है, लेकिन जिसने भी देखा है, अगर वो सताया हुआ या किसी जुर्म का शिकार था तो उसने खुद को भाग्यशाली माना है। ठाक ठाक तुम। और अगर वो जुर्म करने वाला कोई मुजरिम था तो उसने उसे अपना दुर्भाग्य माना, क्योंकि उसके बाद वो भी जिंदा नहीं बचा। बस अपने पीछे सड़क पर कुचली हुई लाशें छोड़ती चली गई। एंथनी ने एक एक करके उन्हें सामने की ओर से बस के बाहर उछाल दिया था, जिससे सभी लुटेरे बस के पहिए के नीचे आकर कुचल गए थे। मगर उनकी मौतों पर किसी को कोई अफसोस नहीं था। उनकी लाशों पर कोई रोने वाला नहीं था। अफसोस था तो सिर्फ तुम्हारे चाचा को। लानत है ऐसे पूरे गैंग पर। एक छोटा सा काम भी पूरा नहीं कर पाए। पूरी योजना बताने के बाद भी बस रॉबरी की आड़ में एक बच्चे को नहीं मार पाए। झुंझलाहट में उनकी बड़बड़ाहट सुनकर और उस सनसनीखेज बस कांड को अखबार में पढ़ते ही मैं समझ गई कि दरअसल किस बच्चे को मारने की योजना थी। वो बच्चा तुम ही थे राहुल। उस समय एंथनी ने, या कहूं कि तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें बचा लिया था, मगर इस बार तुम्हारे भाग्य ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब तो तुम समझ गए कि तुम्हें मारने में मेरा नहीं, तुम्हारे चाचा का हाथ है। मुझे यह भी मालूम है कि अब तुम मुझे छोड़कर अपने चाचा के पास जाओगे, लेकिन वहां मेरा जिक्र मत करना राहुल। वो एक जलील इंसान है। उसने तुम्हारी हत्या की है। अगर वो मारा नहीं गया तो एक दिन मेरी भी हत्या कर डालेगा। नहीं, अब वो किसी को नहीं मारेगा। एंथनी की प्रत्येक घटना पर नजर थी और वहां हुई वार्ता के एक एक शब्द पर पूरा पूरा ध्यान। काव काव। राहुल की चाची ने बस वाली घटना के पीछे चाचा जी की जो मंशा बयान की है, मेरी नज़र में वो अभी संदिग्ध है। फिर अभी यह भी साबित नहीं हुआ कि बम कार में रखकर राहुल की हत्या चाचा ने ही की है या किसी और ने। जब तक ये साबित ना हो जाए मैं इस केस के संभावित मुजरिम को छूऊंगा भी नहीं। देखते हैं कि अब चाचा अपने भतीजे से क्या कहता है। चाचा की आंखें विस्फारित अंदाज में फैली थी। राहुल, तू? राहुल नहीं चाचा, राहुल नहीं, राहु कहो। राहुल तो मार डाला गया। तुमने मार डाला उसे, क्योंकि सिर्फ तुम्हें पता था कि मैं तुमसे कार चलाना सीखने वाला हूं। तुमने बम विस्फोट में उसके परखच्चे उड़ा दिए चाचा। जिसे गोद में खिलाया उसे ही गोद डाला। मैंने गोद डाला? मैंने तुझे गोद डाला? यह कहकर तूने मेरे प्यार की धज्जियां उड़ा दी। गला छोड़, मैं कहता हूं मेरा गला छोड़,
और मुझे बता कि मैं तुझे क्यों मारूंगा। अरे तू तो मेरे बेटे मोहित से बढ़कर था। बता मुझे कि मैं क्यों मारूंगा मैं तुझे। राहु ने वजह बता दी, फिर घुर्राया। अब तुम मुझे बताओ चाचा कि तुम मुझे क्यों नहीं मारोगे। बेवकूफ़, मैं तुझे इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि अभी खेत जुते भी नहीं और भूखे पहले ही आ गए। तुम दोनों की उम्र अभी 14 बरस थी। अगर ऐसी नौबत आती भी तो वो तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने से पहले ना आती। उस समय तुम्हारी उम्र 24 बरस होनी चाहिए, यानी मैं 10 साल पहले की हत्या जैसी टेंशन क्यों भुगतूंगा। क्या मुझे ये पता ना होगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो यूं भी मेरे बेटे का भविष्य चौपट हो जाएगा और अनिल भैया यानी तुम्हारे पापा मुझे अपनी जायदाद व फैक्ट्री के हिस्से से बेदखल कर देंगे। भला अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिए मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा। तो फिर मुझे और कौन मार सकता है। चाचा मुझे उस हत्यारे का पता लगाना है। जब तक मैं उसे ख़त्म नहीं कर दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो मैं तुम्हारे बड़े भाई रोहित के अलावा दूसरा कोई शख्स मार ही नहीं सकता। रोहित? हाँ रोहित। वो मुझे क्यों मारेगा। सब जानते हैं वो तुम्हारे सौतेला भाई है। सब जानते हैं कि वो एक अय्याश, स्मैकी, आवारा और क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति है। कोई उसे नहीं चाहता, सब तुम्हें चाहते हैं। वो इसी बात से तुमसे चिढ़ता है। लेकिन मैंने तो उसे कभी भी सौतेला नहीं माना। तुम्हारे मानने या मानने से कुछ नहीं होता। वही चिढ़ रोहित के हाथों तुम्हारी हत्या का कारण है। आप इतने विश्वास के साथ उसे मेरा हत्यारा क्यों मान रहे हैं। इस विश्वास की वजह है, याद करो वो घटना। इस साल की सुपरहिट फिल्म गदर ने कई सिनेमाघरों में भी गदर की सी स्थिति पैदा कर रखी थी। तुम्हारे साथ मेरा बेटा मोहित भी इस फिल्म को देखने की जिद कर रहा था, लेकिन रोहित मोहित को नहीं बल्कि तुम्हें फिल्म दिखाने ले गया। अगर तीसरा टिकट मिल जाता तो मोहित को भी ले जाता। मोहित को फिल्म दिखाने न ले जाना उसकी प्लानिंग का हिस्सा था, क्योंकि उसे पहले से ही मालूम था कि सिनेमा के उस शो में आज क्या होने वाला है। फिल्म को शुरू हुए अभी 15 मिनट ही बीते थे कि हॉल के एक कोने से शोर उठा, सीट के नीचे बम है। बम एक ऐसा शब्द है कि चाहे उसकी रेंज सिर्फ एक कुर्सी तक ही हो, मगर पूरे हॉल में भगदड़ मचा देता है। राहुल भाग। भैया रुको, इतनी बेसब्री किस लिए। बम कोई हमारी सीट के नीचे थोड़ी रखा है। उस भगदड़ में तुम अचानक गिर गए। भगदड़ में गिरने का अर्थ किसी भी रूप में ठीक नहीं होता। यही रोहित की प्लानिंग का हिस्सा था। वो तुम्हें भगदड़ में गिराकर मारना चाहता था, क्योंकि हॉल में बम रखने की अफवाह फैलाकर आतंक मचाने की योजना उसकी और उसके साथियों की थी, जिन्हें आतंकवादियों से इस काम के पैसे मिले थे। भैया। होनी तो होकर रहती है, मगर अनहोनी को रोकने के लिए कुदरत के हाथ मौजूद रहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में मदद करे। देख कर चलो, तुम्हारे पैरों के नीचे एक मासूम जिंदगी को चली जा रही है। घबराओ नहीं, तुम सुरक्षित हो। हाँ मैं जानता हूँ प्रिंस की ये भगदड़ कई लोगों की जान ले सकती है। ऐसी भगदड़ में लोग बम से ज़्यादा भगदड़ में मरते हैं। मैं इस भगदड़ को रोकता हूँ। इस काम में ये लेडीज पर्स मेरी मदद करेगा। भगदड़ को रोकने का सबसे कारगर तरीका यही था। बम मेरे पास है। मैं इस बम को अपने कौए को दे रहा हूँ। वो देखो, प्रिंस उसे लेकर हॉल से बाहर जा रहा है। अब आप लोग आराम से बिना डरे सिनेमा हॉल से बाहर जा सकते हैं। तुम कौन हो। एंथनी। एंथनी गोंजाल्वेज। राहुल, तुम ठीक तो हो ना। हाँ भैया, लेकिन सब कुछ एंथनी की बदौलत ठीक हुआ है। अरे कहाँ गया। जहाँ अफवाह उड़ती है वहाँ पर विस्फोट नहीं होते। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर भी विस्फोट नहीं होगा। ओ ये पर्स जिसका भी उसे मिल जाएगा, क्योंकि पुलिस भगदड़ में छूट गए सामान को भी इकट्ठा करेगी और बाद में लोग अपना सामान वहाँ लेने पहुँचेंगे भी। तो इसे अब इतिहास की पुलिस जीप में छोड़ा, वो तुझे देखकर समझ जाएगा कि पर्स मैंने भिजवाया है। भैया, ये वही एंथनी था जिसके कारण एक बार पहले भी मेरी जान बच चुकी है। अगर वो समय पर ना पहुंचता तो न जाने क्या होता। राहु की आंखें विस्फोरित अंदाज में फैली थी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि रोहित भैया मुझे भीड़ के तले कुचलवा कर मार देना चाहते थे। बिल्कुल। अगर अफवाह फैलाने वाले पकड़े जाते तो निसंदेह आज रोहित टाडा कानून के अंतर्गत जेल में होता। मुझे भी पता ना चलता अगर मैंने रोहित को मोबाइल पर किसी जलवा खान से बात करते हुए ना सुन लिया होता। वो कह रहा था राहुल बच गया, क्या फ़ायदा हुआ सारे तमाशे का। ओह, तुम पर लगा इल्ज़ाम पुख्ता रूप से साबित नहीं हुआ चाचा, वरना आज मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ता। लेकिन आखिर मेरे परिवार में से ही किसी ने तो मुझे मारा ही है। वो कौन है इसका पता तो मैं चला कर ही रहूँगा। एंथनी को भी उसी पल की प्रतीक्षा थी। चाची ने राहुल को चाचा के पास भेजा और चाचा ने उसके संदेह की सुई उसी के सौतेले बड़े भाई रोहित की ओर मोड़ दी। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर वो अपने बड़े भाई के पास जाएगा, उसका गिरेबान पकड़ेगा और उसमें झांक कर देखेगा कि वो कातिल है या नहीं,
राहुल की बात सुनते ही रोहित का भेजा भक्क से उड़ गया था। राहुल, ये तू है? तेरी आत्मा? उफ! और क्या कहा तूने? तू जानता है कि मुझे किसने मारा? मुझे पता राहुल, मुझे पता कौन है वो हत्यारा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी के कॉमिक विशेषांक मेरी बला तेरे सर के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।